बांग्लादेश। तो आज के इस वीडियो में हम बांग्लादेश को समझेंगे। दिस सेशन विल बी डिवाइडेड इनटू 9 सेक्शंस। इसमें सबसे पहले इमर्जेंस ऑफ बांग्लादेश विद रीजन्स समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जियोग्राफी ऑफ बांग्लादेश। उसके साथ ही साथ हम भारत और बांग्लादेश के बीच में जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उसको भी समझेंगे। एंड फोर्थ नंबर वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेड एसिमेट्री। And after that, we will also discuss about the Chinese interest in Bangladesh. And in sixth topic, that is most important topic, the Siliguri corridor as a security issue for India. We will discuss. और उसके बाद जो recent developments चल रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश के बारे में हम उसे जानेंगे। जो इंडिया स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है बांग्लादेश को लेकर के हम उसको भी जानेंगे। और अंत में हम रीजन बिहाइंड द फास्ट ग्रोथ ऑफ बांग्लादेश इस गुत्थी को भी सुलझाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। प्रेजेंट डे बांग्लादेश को समझने के लिए हमें 1904 के बंगाल प्रोविंस को समझना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं 1904 में। इस समय भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन काम कर रहा था। प्रूडेंटली ही स्ट्रोक ऑन द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, और उसने बंगाल प्रोविंस की डेमोग्राफी का फ़ायदा उठाते हुए बड़ी ही सुलभता से बंगाल को दो भागों में डिवाइड कर दिया। ईस्ट बंगाल वो रीजन बना जिसमें मुस्लिम्स मेजॉरिटी ज़्यादा थी और वेस्ट बंगाल वो रीजन बना जिसमें हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा थी। और 1905 तक विभाजन को अंतिम रूप देते ही लॉर्ड कर्जन को वायसराय पद से निष्कासित कर दिया गया, जिससे ये इंश्योर किया गया कि भारतीय एकजुट होकर के इस विभाजन के खिलाफ न खड़े हो जाएं। 1906 में एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, जिसने आगे चलकर एक सेपरेट मुस्लिम नेशन की मांग कर दी। एंड एज अ रिजल्ट इंडिया गॉट फ्रीडम विद विविसेक्शन ऑफ इंडिया ऑन 1947। और इस प्रकार भारत से निकलने वाले देश पाकिस्तान को दो भूभाग मिले। एक भूभाग जो कि वेस्ट में है, जिसे उस समय वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, वर्तमान वो पाकिस्तान के रूप में एग्जिस्टेंस में है। और दूसरा भाग जिसे उस समय ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में एग्जिस्टेंस में है। यहाँ तक हम बांग्लादेश की भूमिका को समझ चुके हैं। अब हम आगे की कहानी में ये समझेंगे कि वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में दरकार आई और अंततः इन दोनों को सेपरेट होना पड़ा। इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कल्चरल डिफरेंस एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंस। जो वेस्ट पाकिस्तानी थे वो खुद को रंग, रूप, रेस के मामले में खुद को ईस्ट पाकिस्तानियों से सुपीरियर समझते थे। जो वेस्ट पाकिस्तानी हैं उनकी मुख्य भाषा सिंधी या उर्दू हुआ करती थी, परंतु ईस्ट पाकिस्तानियों की मुख्य भाषा बंगाली हुआ करती थी, जिसने इन दोनों प्रोविंसेस के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप ला दिया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण, जिसे हम पहले कारण के परिणाम के रूप में समझ सकते हैं, वो था पॉलिटिकल इम्बैलेंस। 1970 में पहली बार पाकिस्तान में एक जनरल असेंबली इलेक्शन ऑर्गेनाइज कराया जाता है और ऐसा माना जाता है कि वो एक फेयर इलेक्शन था, परंतु जुल्फिकार अली भुट्टो की हठधर्मिता ने इस इलेक्शन की मान्यता को ही शर्मसार कर दिया। उस समय का तत्कालीन पाकिस्तान 313 कंस्टिट्यूएंसी में बटा हुआ था और इस 313 सीट्स में 13 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व थी। उसमें भी ईस्ट पाकिस्तान में 7 महिलाओं के लिए सीट रिजर्व थी और वेस्ट पाकिस्तान से 6 महिलाओं के लिए सीट रिजर्व थी। पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए मिनिमम 152 सीट की आवश्यकता थी। इस इलेक्शन में मात्र 2 मुख्य पार्टियां ही प्रमुख दावेदार के रूप में, प्रतिद्वंदी के रूप में एक दूसरे के सामने खड़ी थी, जिसमें पहली पार्टी थी जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपीपी तथा दूसरी पार्टी थी शेख मुजीब उर रहमान की आवामी लीग। जब जनरल असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स आते हैं तो इसमें शेख मुजीब उर रहमान की आवामी लीग मेजॉरिटी में आ जाती है, परंतु जुल्फिकार अली भुट्टो इलेक्शन के इन नतीजों को मानने से इनकार कर देते हैं। मैं यहाँ आपको थोड़े समय के लिए रोकता हूँ
और आपके साथ एक तथ्य साझा करता हूँ। जो उस समय का तत्कालीन पाकिस्तान था, जो कि ईस्ट और वेस्ट में बटा हुआ था, उसके पावर्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड थे। जो पॉलिटिकल पावर था, जो पॉलिटिकल मेजॉरिटी थी, वो भले ही ईस्ट पाकिस्तान के पास थी, परंतु जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पावर था वो था वेस्ट पाकिस्तान के पास। इसी का फायदा उठाते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो ने वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति से संपर्क किया और वेस्ट पाकिस्तान के कमांडर्स को ईस्ट पाकिस्तान में भेज दिया गया और एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन सर्चलाइट। वहाँ के मिलिट्री कमांडर्स, मिलिट्री ट्रूप्स यहाँ आकर के, ईस्ट पाकिस्तान में आकर के उन्होंने जो जनसंहार किया, महिलाओं के साथ जो कुकृत्य किया, वो किसी से छिपा नहीं है। और ये जो सप्रेसिव स्टेप्स लिए जा रहे थे उसका दुष्परिणाम भारत पे पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ से जो सप्रेस्ड लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, वो क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी कर रहे थे और भारत में काफ़ी मात्रा में इमिग्रेशन बढ़ गया। और उधर बांग्लादेश में एक सशस्त्र संगठन जो कि बंगालियों का संगठन था, जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी, उसे इनडायरेक्टली इंडिया भी वेपन्स और इंटेलिजेंस शेयर कर रहा था। परंतु जब चीज़ें और एडवर्स होने लगी तो भारत सरकार ने युद्ध में कूदने का निर्णय लिया। आदेश मिलते ही 3 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना युद्ध में कूद गई और मात्र 13 दिनों के अंदर ही, अर्थात 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने युद्ध का खात्मा कर दिया। पाकिस्तान को हरा दिया गया और दुनिया के मानचित्र में एक नया देश, जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उभर के सामने आया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द जियोग्राफी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमाएं भारत से 3 ओर से घिरी हुई हैं। भारत के वो राज्य जो अपनी सीमाएं बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं उनका नाम है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। India's longest land boundary is shared with Bangladesh, that is approx 4096.7 kilometers. Since we know Bangladesh has been the part of India in past, therefore we share deep-rooted linguistic and cultural linkage. Now let's take an overview of emergence of disputes with India. बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हो जाता है, परंतु 1975 में मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन कर दिया जाता है और फिर उसके बाद सत्ता में आते हैं जनरल जियाउर रहमान। इन्होंने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया। इनकी सत्ता के समय हम देखते हैं कि बांग्लादेश जो कि प्रो इंडिया था, उसने अपने दरवाजे पाकिस्तान और चाइना के लिए भी खोलने शुरू कर दिए। इसी बीच 1976-77 में भारत एक प्रोजेक्ट पे काम करता है जिसका नाम है फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, परंतु बांग्लादेश सरकार इस परियोजना को लेकर के आपत्ति दर्ज कराती है और भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस डिटोरिएट होने लगते हैं। अब थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बताऊं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि व्हेन वी वांट्स टू अल्टर द फ्लो ऑफ एनी रिवर देन वी जनरली ट्राई टू मेक अ बैरेज ऑन दैट रिवर। तो ये कुछ इसी प्रकार का प्रोजेक्ट था जिसमें गंगा नदी पे बैरेज बनाना था और इसका मुख्य काम ये था कि जो हमारा कोलकाता पोर्ट है उसे बचाना। परंतु साथ ही साथ बांग्लादेश का दृष्टिकोण देखें तो उनका भी दृष्टिकोण सही प्रतीत होता है, क्योंकि यदि आप किसी नदी के फ्लो को चेंज करने की, उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं तो फाइनली होता ये है कि उनका जो एलिगेशन ये था कि आप अपनी इच्छा के अनुसार पानी छोड़ देते हैं, जिससे कई बार हमारी तरफ बाढ़ आ जाता है और साथ ही साथ कई बार जब हमें पानी की आवश्यकता होती है तो उस समय आप पानी अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं इन दोनों देशों के बीच में थी। अब धीरे धीरे साउथ एशिया में भारत एक पावर के रूप में इमर्ज होने लगा था, जिसे काउंटर करने के लिए जनरल जियाउर रहमान ने एक कॉन्सेप्ट दिया था उन तमाम छोटे छोटे देशों को, छोटी छोटी इकोनॉमीज़ को, कंपैरेटिवली जो इंडिया से छोटे हैं। उसका उन्होंने नाम रखा सार्क। उन्होंने बोला कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जो साउथ एशियन कंट्रीज़ को, जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, वो इंडिया को काउंटर कर सके। तो वास्तव में जो कॉन्सेप्ट ऑफ सार्क है उसे जनरल जियाउर रहमान ने दिया था और टू काउंटर विथ इंडिया, भारत को काउंटर करने के लिए दिया गया था।
अभी इसके बारे में हम थोड़ा आगे और डिस्कशन करेंगे। पहले हम अपनी आगे की कार्रवाई को जारी रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि 1981 में फिर अगेन असैसिनेशन ऑफ जनरल जियाउर रहमान का भी असैसिनेशन कर दिया जाता है। परंतु ये वो दौर आ चुका था कि एक मेंटेलिटी, एक मैच्योरिटी फेज आ चुकी थी बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान में यहीं पे आकर के अंतर हो जाता है। उस समय बांग्लादेश के पास दो रास्ते थे। एक, या तो वो जियो इकोनॉमिक्स की तरफ फोकस करे, या दूसरा वो जियो पॉलिटिक्स की तरफ फोकस करे। और बांग्लादेश ने एक रिवोल्यूशनरी स्टेप लिया और वो जियो इकोनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट हो गया। परंतु अच्छा, इसका मैं मतलब बता दूं एक बार। जियो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? जियो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि ठीक है, आप एक देश हैं, मैं एक देश हूँ, और हमारे और आपके बीच में कई मुद्दों पे हो सकता है कि उलझने हो, बात विचार नहीं बन पा रहे हो, परंतु इससे हम अपने ट्रेड को नहीं रोकेंगे, हम अपने बिजनेस को क्लोज नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं। पाकिस्तान ने यही तो गलती कर दी, वो इंडिया से उसने ट्रेड ही रोक दिया। लेकिन ये काम बांग्लादेश ने नहीं किया। उसने बोला कि ठीक है, डिस्प्यूट है, कभी रिजॉल्व हो जाएगा, परंतु हम अपने व्यापार को कंटिन्यू करते हैं। इसको बोलते हैं जियो इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करना। मतलब उसने जियो इकोनॉमिक्स को ज़्यादा महत्व दिया टू द कंपैरिजन ऑफ जियो पॉलिटिक्स। 1996 में एक बार फिर से अवामी लीग सत्ता में आती है और भारत और बांग्लादेश के बीच जो 30 सालों से वाटर डिस्प्यूट चल रहा था उसको रिजॉल्व करने की बात होती है। और अगेन भारत और बांग्लादेश के बीच रिलेशंस और इम्प्रूव होते हैं। परंतु 2001 में एक कोलिजन गवर्नमेंट बांग्लादेश में बनती है और हमें पता होता है कि कोलिजन गवर्नमेंट में कई प्रकार की आइडियोलॉजीज एक साथ आती हैं, जिसका फ़ायदा कई प्रकार के टेरर ग्रुप्स भी उठाते हैं। और इस प्रकार ये नतीजा हुआ कि ये जो 2001 से 2006 के बीच का समय है वो भारत और बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा क्रूशियल समय है। बांग्लादेश में कई प्रकार के टेरर ऑर्गेनाइजेशंस ने शेल्टर कर लिया, जिसमें से कुछ के नाम जेल, एलिटी, हुलजी आदि हैं। परंतु 2008 में एक बार फिर से अवामी लीग सत्ता में आ जाती है और फिर से भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप अच्छे होने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही अवामी लीग सत्ता में आती है उसने आदेश दे दिया कि हमारे भारत, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसको इन टेरर ग्रुप से समस्या हो रही है। अर्थात वहाँ की जो बांग्लादेश से मिलिट्री है उसने पूर्णतः क्लीन स्वीप ऑपरेशन चला करके इन ऑर्गेनाइजेशंस को, इन टेररिस्ट ग्रुप्स को ढूंढ के मारा वहाँ पे, जो कि भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप के लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा। पानी के बाद डिस्प्यूट का दूसरा बड़ा कारण इलीगल माइग्रेशन इशू है। 1971 के युद्ध के दौरान लगभग 2 से 6 करोड़ बांग्लादेशी लोगों ने भारत की तरफ माइग्रेशन किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के वे राज्य जहां सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुआ, जैसे असम, त्रिपुरा, वहां की डेमोग्राफी पर इसका बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ा। और वास्तव में समस्या क्या आती है, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो ये जो ऑलरेडी उस राज्य में रहने वाले लोग हैं, ये उनकी तरफ से ये आवाज़ उठाई गई कि ये जो लोग बाहर से आए हैं वो शुरू में तो यहाँ पे नॉर्मल छज्जा लगा के रह रहे थे, बट धीरे धीरे कुछ समय बाद ये इनको वोट का राइट भी मिल गया, जो कि यहाँ के नहीं थे, और इंडिजीनियस लोगों के हकों को भी वो लेने लगे हैं। तो वास्तव में जो संसाधन का इस्तेमाल वहाँ के लोगों के लिए था, ये बाहर से आए हुए लोग इन संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक कंसर्निंग इशू था, जिसे लेकर के 1985 में असम एकॉर्ड साइन किया गया। अब इस असम एकॉर्ड के अनुसार बात ये रखी गई कि जो 24 मार्च 1971 से बाद में जितने लोग आए हैं उनको बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। परंतु माइग्रेशन की समस्या अभी तक बनी हुई है और इसके पीछे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से माइग्रेशन होता है। जैसे हम पहले कारण के रूप में पुश फैक्टर मानते हैं। पुश फैक्टर मतलब कुछ ऐसे रीजन हैं जो बांग्लादेश से लोगों को धकेलते हैं कि जाओ यहाँ से भागो। मतलब बांग्लादेश में लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से लोग वहाँ से माइग्रेट करके भारत की तरफ आते हैं। दूसरा रीजन होता है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर मतलब वो सारे घटनाक्रम, वो सारी चीज़ें
जो कि बांग्लादेशी युवाओं को आकर्षित करती हैं कि हम भारत में आएँ। अब इसमें हम जो बेटर वेजेस है उसको मान सकते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उसको मान सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तो जो वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं ना, वो वास्तव में इंटरनेशनल मुद्दे तो होते हैं, वास्तव में उस पे सेंटर तो डिसीजन लेता है, परंतु यदि कोई रिवर किसी स्टेट से होकर गुजर रही है तो उस स्टेट को भी कॉन्फिडेंस में लेना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वाटर का जो इशू है वो स्टेट और सेंटर दोनों के लिस्ट में आता है। तो एक मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी, एक बार जब यूपीए सेकेंड गवर्नमेंट में थी तो तीस्ता रिवर के मामले को रिजॉल्व करने की बात की गई थी, परंतु बीच में ममता बनर्जी ने रोक दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये कई बार जो मामले रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं उसमें बांग्लादेश ही दोषी होता है। कई बार हमारे जो मुख्यमंत्री हैं राज्यों के, वो भी बीच में टांग लड़ा देते हैं। 2013 में हमने एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन किया। अब इसके अनुसार हमें हमारी जो पुलिस है, हमारी जो मिलिट्री है, वो अगर चाहे बांग्लादेश में जा कर के किसी मिलिटेंट्स ग्रुप को, जो कि एंटी इंडिया मिलिटेंट्स ग्रुप है, उसको पकड़ना, तो वो आज़ादी देता है ये ट्रीटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेड एसिमेट्री। अब ट्रेड एसिमेट्री का मतलब है कि ऐसे दो देश जिनका व्यापार एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हों जिसमें सिमिलैरिटी हो। अब इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे हम इंडिया और बांग्लादेश के बायलैटरल ट्रेड के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स $9 बिलियन है इन दोनों के बीच में वर्तमान में ट्रेड, जिसमें से 0.8 बिलियन बांग्लादेश इंपोर्ट करता है भारत को और भारत से एक्सपोर्ट करता है $8.2 बिलियन। तो चूंकि हमको भी तो मार्केट चाहिए, तो हम डिपेंडेंट हैं बांग्लादेश पे मार्केट के लिए, और बांग्लादेश को भी तो सामान चाहिए, तो वो डिपेंडेंट है हमारे ऊपर। ये है ट्रेड एसिमेट्री। और हम बात करें कि स्ट्रक्चरल हमारे अंदर तो जो स्ट्रक्चरल एसिमेट्री है वो ट्रेड एसिमेट्री तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इकोनॉमी और बांग्लादेश की इकोनॉमी भी बिल्कुल बराबर है। हम बांग्लादेश की इकोनॉमी से काफ़ी आगे हैं, और यही इंटरडिपेंडेंसी बांग्लादेश को मजबूर करती है भारत के लिए कई दरवाजे खोलने के लिए। उसी में से एक है नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, जिससे ट्रांसपोर्टेशन खर्च और समय दोनों की बचत होती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द चाइनीज इंटरेस्ट इन बांग्लादेश। 2002 में बांग्लादेश और चाइना के बीच में एक डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन होता है। 2016 में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बांग्लादेश के दौरे पे आते हैं, और ना सिर्फ दौरे पे आते हैं बल्कि ओपनली ये भी बोलते हैं कि वी आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जिसका वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में एक अलग ही महत्व है। और यही नहीं, चाइना ने ऑफर भी किया लगभग $24 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट का, जिसको उसने कहा वी आर गिविंग ओनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन बांग्लादेश। And in 2017, China supplied 2 Ming class submarines to Bangladesh Navy. यहीं पर चाइनीज थ्रेट को दिमाग में रखते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम डिस्कस कर लेते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, जो कि 20 से 22 किलोमीटर चौड़ाई का एक भूभाग है, जो कि मेन लैंड इंडिया को इसके नॉर्थ ईस्टर्न इलाके से जोड़ता है। और चूंकि इसकी चौड़ाई इतनी कम है, इसलिए ये एक वनरेबल जोन बन जाता है। हालांकि वर्तमान में हमने बहुत सारी कोशिशें कर रखी हैं, जिसकी वजह से हम अपने अन्य कई रूट से अपने जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाके हैं उनसे कनेक्ट हो पाएँ, परंतु चाइनीज प्रेजेंस इन बांग्लादेश हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट रिसेंट डेवलपमेंट्स। 2018 में अखौरा
से अगरतला के बीच में एक रेल लिंक इस्टेब्लिश किया गया। और ऐसा कहा जाता है कि यदि हम कोलकाता से अगरतला को बांग्लादेश के रास्ते से सीधे जोड़ दें तो वो जो मेन स्ट्रीम रूट हम फॉलो करते हुए जाते हैं उससे लगभग 1000 किलोमीटर की कम दूरी हमें तय करनी होगी। रिसेंटली हम हाईवेज बनाने की बात कर रहे हैं जो लिंक करेगा आपके बंगाल को, वेस्ट बंगाल को, त्रिपुरा को, मिजोरम को थ्रू बांग्लादेश। और साथ ही साथ हमने BBIN-MVA एग्रीमेंट भी साइन किया है जिसका फुल फॉर्म है बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें मिलेगा कि हमारी जो डिपेंडेंसी है नैरो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे वो कम हो जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। हमने $5 बिलियन की LOC साइन कर रखी है बांग्लादेश के साथ, और साथ ही साथ 2016 में ही हमने डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किया था। हम एक न्यूक्लियर प्लांट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है रुपुर न्यूक्लियर प्लांट, जिसका टारगेट 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन है। अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिससे बांग्लादेश पाकिस्तान से बाद में आज़ाद हुआ परंतु फिर भी वो पाकिस्तान से कहीं आगे है। तो उसमें कुछ कारण है, जिससे पहला कारण ही यही है, इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। अगर वो पाकिस्तान के साथ रहता तो शायद कभी भी इतना आगे नहीं जा सकता था। दूसरा कि बांग्लादेश में जो महिलाओं का योगदान रहा है वहाँ की इकोनॉमी में, वो किसी भी अन्य देश जो कि साउथ एशिया के देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा रहा है। तो महिलाओं का योगदान भी उसकी इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, रोल ऑफ गारमेंट इंडस्ट्री। गारमेंट इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसमें आप कुछ ऐसा नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो कि ख़राब हो जाए, जल्दी ख़राब हो जाए या फिर उसका कोई एक्सपायरी डेट हो, और सबसे सेफ इंडस्ट्री से माना जाता है। तो बांग्लादेश की उन्नति में उसकी गारमेंट इंडस्ट्री का बड़ा ही ज़्यादा रोल है। तो आशा है कि आज बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश की खूबियों के बारे में, साथ ही साथ इसके भारत के साथ कैसे संबंध है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।